ये क्रिमिनल नहीं थे, ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये कह दें कि हम पे समय नहीं है, तो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा ही हुआ। उस अन्याय के खिलाफ कहाँ जाके लड़ें? अमेरिका की कोर्ट में या नेपाल बांग्लादेश की कोर्ट में? कहाँ जाए? तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब जो चुप रहेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। हम देश के गृह मंत्री से मिले, क्या उनको इस इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है? अगर वो हमें नहीं सुनेंगे तो हम वहीं उनके दफ्तर के बाहर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। जब बाबा साहब के स्टैचू पे धरना हो सकता है तो उनके दफ्तर के बाहर भी हम धरना कर सकते हैं। ये देश बंद जैसा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस बात सवाल यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? आंदोलन से आके यहाँ क्यों? जब आंदोलन हो रहा था तो यहाँ क्यों बैठे हम लोग? तो उसका कारण है कि कल जो हुआ शायद वो बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो, मगर मैंने देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो हुआ है वो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं। जब आपके साथ अन्याय होता तो आप कहाँ जाते हो? पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जब अन्याय करने वाली सरकार हो तो जो नहीं सुन रहा सरकार का व्यक्ति, उससे बड़े व्यक्ति की तरफ हम लोग मांग पत्र देते हैं, आंदोलन करते हैं। और जब सरकारी दमन करने लग जाए तो आप कहाँ जाते हैं? सरकार दमन पर उतरा है कोर्ट में। और जब राज्य के कोर्ट ना सुने, हाई कोर्ट ना सुने, तो हम कहाँ जाते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ये कह दें कि हम पे अन्याय देखने का समय नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? जब हम पे अन्याय होता है तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और जब कोर्ट जो है, जैसे मेरे साथ कई बार उलझन होती तो मैं कहता हूं कि मैं आपको पार्लियामेंट में देख लूंगा, मेरा प्रिविलेज है, मैं जाके जो है दूंगा भी, मैंने दिया भी है किसी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये कह दें कि हम पे समय नहीं है, तो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा ही हुआ। कल निराशा हुई ये सुन के कि हम पे समय नहीं है वीडियो देखने का। हम कहाँ जाएं? वो बच्चियाँ कहाँ जाए? वो बच्चे कहाँ जाए? उस अन्याय के खिलाफ कहाँ जाके लड़ें? अमेरिका की कोर्ट में या नेपाल बांग्लादेश की कोर्ट में? कहाँ जाए? या रूस? तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब जो चुप रहेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। अब समय आ गया है लड़ने का, और इस तरह से लड़ने का कि देश का हर एक व्यक्ति, जहां इंटरनेट नहीं है, वो भी जान जाए, वो भी जाग जाए, वो भी समझ जाए कि हम निर्णायक समय में हैं। आज जो चुप रहेगा वो भी मरेगा, और जो बोलेगा वो तो किस हालत में आप देख ही रहे हो। तो प्यारे साथियों, हम भारतीय हैं, हम निराशा में भी आशा ढूंढते हैं, हम निराश नहीं होते हैं। जब हम पे कोई बहुत मुसीबत आती तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इतनी इसमें टल गई, क्या पता इससे बड़ा हो जाता। अक्सर दुर्घटना हो जाती है, पैर टूट गया, हाथ तो सर फूट, क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इसी पे चली गई भाई, क्या पता जान ही चली जाती। और अपने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हम आशावादी लोग हैं। अब हमने तय किया कि ये आंदोलन घर घर जाना चाहिए। हम उन बच्चों से ही सारी उम्मीद ना लगाएं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। और आप जानते हैं, मैं जब बैठा था रात में तो जो लोग नहीं थे 20 में, अगले दिन वो भी सड़कों पे थे। इस बात को गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो 20 में सड़कों पे क्यों नहीं थे, या 19 में क्यों नहीं थे, और वो 21 में क्यों थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। सरकार जब नहीं सुनती तो संविधान के दायरे में एक जन आंदोलन होना चाहिए, और वो हिंसक ना हो, क्योंकि हम जिन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, वो संविधान कहता है कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा से मेरी असहमति, वो कोई भी करे, चाहे वो पुलिस करे,
या सरकार करे या कोई आम आदमी करे। मैं हिंसा का न समर्थक हूँ, न कभी भविष्य में हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अगर हम हिंसा के रास्ते पर जाएंगे तो हमें गोली मारना आसान हो जाएगा। ये कह के इस देश में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप किसान आंदोलन देखो तो उन पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए, लाठियाँ भी बजी, आपने खूब देखा, कीलें भी लगाई गई, बड़ी बड़ी कीलें, रास्ते बंद किए गए। जब महिला पहलवान लड़ने आई थी तो क्या क्या कहा गया। और कोई भी आंदोलन आता है तो वो कहाँ से फंडेड है, क्या क्या, कितने सवाल खड़े होते हैं। मेरा काम नहीं है किसी पर सवाल खड़ा करना। जो लड़ रहा है उसको वो भी जिंदाबाद है, जो नहीं लड़ रहा है उसको लड़ना चाहिए। जब लड़ेगा तभी वो जिंदाबाद होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। ये वो बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं हैं जो कल देश का भविष्य होते, जिन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया सरकार की नाकाम पॉलिसी की वजह से। मैं आज की जो प्रेस है वो इन्हीं से शुरू करूंगा, इनको श्रद्धांजलि देते। अगर सरकार की पॉलिसियां नाकाम नहीं होती तो आज ये बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं जो देश का भविष्य हैं कल का, वो हमारे बीच होते। मैंने दुनिया के इतिहास का अध्ययन किया है अपने इस जीवन में। एक व्यक्ति का जीवन भी कीमती होता है। कोरोना जैसे काल में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने कुचल दिया तो पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ 20-21 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और हम सब मिलकर ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। प्यारे साथियों, मैं प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूर्व एमपी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पूरे उत्तर प्रदेश में लंबे समय जिन्होंने काम किया, आमिर आलम जी हैं, हमारी पार्टी के नेशनल लीडर हिमांशु जी हैं, भाई रविंद्र भाटी जी हैं, भाई सतपाल चौधरी, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बालक राम जी। मेरे आज भी याद है कि जिस प्रोटेस्ट को दिल्ली में शुरू किया गया जंतर मंतर पे, वो जो विषय है उनको ऑलरेडी हम लोग अपने सत्ता परिवर्तन यात्रा और मैनिफेस्टो में हमने उनको रखा है। मैं उसकी एक कॉपी आपके सामने इसलिए वो कर रहा हूँ कि आप चाहो तो इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। जिसमें नीट के पेपर लीक से लेके वो सारे इश्यू हैं, जब ये प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, जिन विषयों को लेके ये आंदोलन चल रहा है। तो हम अपने इस काम को लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे जहन में, हमारे आंदोलन में लंबे समय से। लेकिन जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो लोगों की निगाह होती है कि इस आंदोलन से कौन जुड़ेगा, कौन इस आंदोलन को शक्ति देगा। और ये भी मेरा अनुभव है कि जब तक राजनीतिक लोग किसी आंदोलन में नहीं जुड़ते तो मीडिया उसको उस तरह का अवसर नहीं देती अपनी बात को रखने का। तो हम लोग इस आंदोलन से इसलिए जुड़े कि दिल्ली के हमारे साथियों ने कहा कि कुछ बच्चे और सोनम जी जो हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है कि वो हमारी पार्टी से हैं या नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की जान कीमती है और अन्याय का वो सामना कर रहे हैं और सही विषय पे लड़ रहे हैं, तो आपको उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसे मार्मिक वीडियो उनकी आई थी, आपको याद होगा, आई थिंक वो 12वां-13वां दिन था, तो हर व्यक्ति ये कह रहा था कि इनका अनशन खत्म होना चाहिए। उस आंदोलन के मंच से जुड़े लोग मेरे पास आए कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा मैं 15 तारीख को आपके आंदोलन में आऊँगा। और मैंने एक ही बात उनसे की कि भाई आप अपना अनशन त्याग दो। उन्होंने मुझसे कहा कि अनशन त्याग देंगे अगर 20 तारीख का प्रोटेस्ट सफल हो जाए। तो मैंने ये भी कहा, आपने सुना होगा कितने लोग चाहिए आप बता दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक आपको लोग ही लोग मिलेंगे। फिर मैं चला
18 तारीख को एक कार्यक्रम में गया, मुंबई तो खबर आई रात में, दिल्ली के हमारे जो सीनियर लीडर हैं कि साहब आज प्रोटेस्ट शायद उठ जाए। जो मंच है उन्होंने डिमांड किया कि भैया आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा रुक जाए और हमारा 20 का कार्यक्रम सफल हो जाए। तब सोनम भाई को उस दिन सुबह के समय जो है पुलिस ने वहां से उठा लिया था। तो मैं सीधा आया एयरपोर्ट से और जंतर मंतर गया, घर नहीं गया। 2 बजे से, रात के 2 बजे से और सुबह पौने 7 बजे तक वहाँ रहा कि अगर कोई भी बात होती है तो कल ये ना कहूँ औरों की तरह कि मैं सो गया था, मेरी जानकारी में नहीं था कि इतना बड़ा अन्याय हो गया है। इसलिए मैं वहीं रहा और फिर वहाँ से चुपचाप चला आया। जब दिन निकल गया और लगा कि अब कुछ इस तरह की स्थिति नहीं बनी, और मैं इनको ये भी बता के आया कि 19 तारीख को कोई आपको उठा नहीं पाए, क्योंकि इतने लोग आ जाएंगे कि फिर इस प्रोटेस्ट को कोई हिला नहीं पाएगा। प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद शिक्षा को लेकर आंदोलन हुआ और ये जो आंदोलन था ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ था, और युवा क्या है, वो इस देश की रीढ़ है। तो ये मात्र पेपर लीक का विषय नहीं है। पेपर लीक जब होता है तो वो सीधा हमला होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अवसर की समता का अधिकार मिला है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। हमारा पूरा आंदोलन भीम आर्मी से शुरू हुआ हो या आजाद समाज पार्टी का, वो शिक्षा के आसपास है हमारी पाठशालाओं को, कि हमने पाठशालाएं खोल के शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया। तो जब सीधा हमला संविधान पे होगा तो संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आगे आएंगे, चाहे कोई बुलाए ना बुलाए। हुआ भी ऐसा ही युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पेपर लीक संविधान पे हमला है तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह। इसमें 10 साल की सजा पर्याप्त नहीं है। मैंने ये भी अपनी तख्ती में रखा था कि इसमें उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए और उसमें बेल भी ना। कई ऐसे मौकों का और कितनी ऐसी आपने धाराएं बनाई, लेकिन जो पेपर लीक देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, सुसाइड करा रहा है, उस पे आपने जो है 10 साल की सजा। तो इस पे भी ऐसा ठोस कानून बने कि कोई इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। प्यारे साथियों, 20 तारीख को जो हुआ ये आपने और मैंने देखा। मैं तो मौके पे मौजूद था। 11 बजे हाउस चला, 10 मिनट बाद एडजर्न हो गया। हम हाउस में नारा लगाते रहे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अध्यक्ष जी ने कहा कि क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, मगर क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन ये था, जो हाउस का जो बजट बिजनेस था उससे ज़्यादा, कि बच्चे सड़क पे थे। तो हमने अध्यक्ष जी से भी कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस पर चर्चा हो, लेकिन हाउस एडजर्न हो गया और मुझे बताया गया मेरे साथी द्वारा कि बच्चे सड़क पे चले आए। यहाँ मैं ये भी जानकारी आपको दे दूँ, आप कंफर्म कर लेना कि मैंने मंच से कहा था कि बहुत बच्चे आएंगे, शायद इतिहास में पहले कभी इस तरह के प्रोटेस्ट ना हुए हों। इनको जाने मत देना इस प्रांगण से बाहर, क्योंकि जब ये नौजवान सड़क पे जाएगा, और ये किसी पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, छात्र हैं, और जब कल कहीं पुलिस इनके साथ सख्ती पेश करेगी तो ये भी चुप नहीं रहेगा। तो आप मंच के लोग कोशिश करना कि बच्चे यहीं रहे, यहाँ से ना जाए, और यहीं से आप सरकार से वार्ता करना कि आपकी मांग को माना जाए। लेकिन जब 11:15 बजे के बाद मुझे पता लगा कि बच्चे निकल आए हैं, तो मुझे लगा कि अब चैन से बैठना ठीक नहीं। तो गाड़ियाँ पूरी जाम थी, गाड़ी छोड़ के हम लोग वहाँ गए, हेडक्वार्टर से निकल के, और जहाँ जहाँ लाठीचार्ज होता उन बच्चों के बीच में गए। पुलिस और उन बच्चों के बीच में ढाल बन के खड़े हुए। पुलिस से कहा कि ये नौजवानों को, देश के भविष्य को, युवाओं कुचल के आप विरोध को रोक नहीं सकते, तो लाठी मत चलाओ। और बच्चों से भी मांग की कि वो शांति प्रिय तरीके से बैठे रहें, आगे ना जाएं। आप आगे हैं, आपकी उपस्थिति सरकार के लिए चैलेंज है, सरकार इसको सुनेगी। दिल्ली है, देश का दिल है, कनॉट पैलेस और तमाम पूरी जगह सब मंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ रहते हैं, शिक्षा मंत्री भी यहाँ रहते हैं, जिनके इस्तीफे के लिए आप आए हो। तो आप बैठ जाओ, और आपके 2-4 घंटे शांतिपूर्वक बैठने से ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, सरकार ने वार्ता शुरू की। यही वार्ता अगर सरकार
1 हफ्ते पहले कर लेती तो शायद इस तरह की स्थिति ना बनती जो बनी। रात हो गई, हम लोगों को जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं काम कर रहे थे, लेकिन जब मैं ऑफिस गया अपने और मैंने वो वीडियो देखी जिसमें बच्चियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, मैंने वहां तो देखा प्रोटेस्ट में कई बच्चों के सर फटे हुए, कई पैर पे चोट लगी हुई। मैंने बच्चों को भी सख्त रूप से कहा कि जब आप घर से चले तो तय करके चले थे ना कि भाई चोट लाठी भी लग सकती है, आप तो ये भी कह रहे थे गोली खाएंगे अधिकार लेंगे, तो अब मत घबराओ, लाठी लग गई तो बैठ जाओ, पहले तय करो कि लाठी की लड़ाई लड़े या जिस अधिकार की रक्षा के लिए आप आए उसकी लड़ाई लड़े। बच्चों ने तो बात मानी, पुलिस के कई अधिकारियों ने गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हुए, जानबूझ के दौड़ती हुई बच्चियों को क्या शब्दों में बयां करूं, किस तरह से लाठियां मारी गई। भीड़ जहां जगह नहीं है, 10-100 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां 2000 बच्चे खड़े हैं और आप उन पर जबर डंडा चला रहे हैं। भगदड़ मच जाए, कितने बच्चों की जान जाएगी। क्या रवैया था ये, किसके कहे पे हुआ, क्यों हुआ? क्या ये बाहर के लोग थे? क्या ये भारतीय युवा नहीं थे, भारतीय नागरिक नहीं थे? क्या टैक्स नहीं देते हैं? तो इसलिए उस दर्द ने मुझे मजबूर किया कि अब क्या, रात में सोया जाए, लड़ा जाए। तो मुझे लगा कि लड़ा जाए, तो लड़ा जाए तो कहां? वहीं जहां देश का संविधान लिखा गया है, वहीं जहां देश की सर्वोच्च शक्ति है, वहीं जहां कानून बनते हैं, वहीं जिसके लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जाना है संसद, तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो एक चुना हुआ सांसद हूं, मैं जा सकता हूं। मैं रात में 11 बजे गया, बारिश हो रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, बच्चों का के साथ हुआ वो अन्याय दिख रहा था। तो मैं जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए वो और वो संविधान सर्वशक्तिमान है, तो मैं वहां बैठ गया। कुछ ही देर में बाद स्पीकर सर से गई और मेरे पास आग्रह आया कि आप सुबह बैठ जाना। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैं जवाब बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा अंतर्मन रो रहा है। जिस तरह की हिंसा हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी, वो भी अपने ही देश के युवा बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। कितनी ऐसी वीडियो देखोगे, आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान किस तरह पीट रहे थे जानवरों की तरह निर्दोष निहत्थे बच्चों को। उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो तो अपना अधिकार मांगने आए थे। शायद वो कभी किसी प्रोटेस्ट में गए हों। मैं बैठ गया और रात भर बैठा रहा, बारिश होती रही, सुबह हुई। बैठा भी इसलिए था कि बाहर बैठूंगा तो उठ के जाऊंगा, लोग कहेंगे प्रोटेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर यहां बैठा हूं तो लोकसभा का सत्र जब चलेगा तो अपनी बात को कहने वहां भी चला जाऊंगा। वो मेरे लिए आसान है, 2 गैलरी पार करनी पड़ती है और वो संसद का अपना जो है वो प्रांगण आ जाता है जहां लोकसभा है। तो जब लोकसभा चलेगी तो वहां जाऊंगा अपनी बात कहने के लिए, जब नहीं चलेगी तो आके धरने में बैठ जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एक एक चीज़ की अहमियत समझता हूँ। मैं जाके जंतर मंतर बैठ सकता था, लेकिन मैं जंतर मंतर से गाड़ी लेके उधर को जाता हाउस की तरफ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग भागते, तो अव्यवस्था होती, तो मैंने वो छोड़ दिया। और मुझे लगा कि मैं दूसरे का इंतजार क्यों करूँ, मैं भी तो एक युवा हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी, मैं भी तो तनख्वाह लेता हूँ, मैंने भी तो शपथ ली है संविधान की, तो मैं क्यों ना करूँ उस काम को। भाई ये तो चाहती ना हर बार शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर जी पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी है। तो दूसरों से क्यों उम्मीद करें। उन युवाओं ने तो पढ़ाई लिखाई करने का उनका काम है, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बैठती है। हम तो ये जो है इस बात की जिम्मेदारी लेके हमने पार्टियां दल बनाए, तो हम इस काम करेंगे। तो मैं बैठ गया, एक रात गुजरी, एक दिन गुजरा, फिर एक और रात गुजरी, फिर एक और दिन आया। बहुत सारे सांसद भी मिलने आए, बाहर को भी देख रहा था क्या हो रहा है। सरकार के मंत्री भी आए मुझे मनाने के लिए, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मनाने की बजाय धर्मेंद्र प्रधान जी को मनाइए कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि वार्ता तभी शुरू होगी जब इस्तीफा हो जाएगा। ये पहली बार है कि मैं इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था अकेले बैठ के। ये भी ऐतिहासिक है, आप सब लोग जानते हैं। आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं होगा कि मैं अकेला बैठ के आंदोलन कर रहा हूँ। लेकिन
सवाल यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, आंदोलन से आके यहाँ क्यों? जब आंदोलन हो रहा था तो यहाँ क्यों बैठे हम लोग? तो उसका कारण है कि कल जो हुआ शायद वो बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो, मगर मैंने देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो हुआ है वो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं। जब आपके साथ अन्याय होता तो आप कहाँ जाते हो? पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जब अन्याय करने वाली सरकार हो तो जो नहीं सुन रहा सरकार का व्यक्ति, उससे बड़े व्यक्ति की तरफ हम लोग मांग पत्र देते हैं, आंदोलन करते हैं। और जब सरकारी दमन करने लग जाए तो आप कहाँ जाते हैं? सरकार दमन पे उतर आए कोर्ट में। और जब राज्य के कोर्ट ना सुने, हाई कोर्ट ना सुने, तो हम कहाँ जाते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ये कह दें कि हम पे अन्याय देखने का समय नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? जब हम पे अन्याय होता है तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और जब कोर्ट जो है, जैसे मेरे साथ कई बार उलझन होती तो मैं कहता हूं कि मैं आपको पार्लियामेंट में देख लूंगा, मेरा प्रिविलेज है, मैं जाके जो है दूंगा भी, मैंने दिया भी है किसी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये कह दे कि हम पे समय नहीं है, तो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा ही हुआ, कल निराशा हुई ये सुन के कि हम पे समय नहीं है वीडियो देखने का। हम कहाँ जाएं? वो बच्चियाँ कहाँ जाए, वो बच्चे कहाँ जाएं? उस अन्याय के खिलाफ कहाँ जाके लड़ें? अमेरिका की कोर्ट में, या नेपाल बांग्लादेश की कोर्ट में कहाँ जाए, या रूस? तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब जो चुप रहेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। अब समय आ गया है लड़ने का, और इस तरह से लड़ने का कि देश का हर एक व्यक्ति, जहां इंटरनेट नहीं है, वो भी जान जाए, वो भी जाग जाए, वो भी समझ जाए कि हम निर्णायक समय में हैं। आज जो चुप रहेगा वो भी मरेगा, और जो बोलेगा वो तो किस हालत में आप देख ही रहे हो। तो प्यारे साथियों, हम भारतीय हैं, हम निराशा में भी आशा ढूंढते हैं, हम निराश नहीं होते। जब हम पे कोई बहुत मुसीबत आती तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इतनी इसमें टल गई, क्या पता इससे बड़ा हो जाता। अक्सर दुर्घटना हो जाती है, पैर टूट गया, हाथ तो सर फूट, क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इसी पे चली गई भाई, क्या पता जान ही चली जाती। और अपने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हम आशावादी लोग हैं। अब हमने तय किया कि ये आंदोलन घर घर जाना चाहिए। हम उन बच्चों से ही सारी उम्मीद ना लगाएं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। और आप जानते हैं, मैं जब बैठा था रात में तो जो लोग नहीं थे 20 में, अगले दिन वो भी सड़कों पे थे। इस बात को गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो 20 में सड़कों पे क्यों नहीं थे, या 19 में क्यों नहीं थे, और वो 21 में क्यों थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। सरकार जब नहीं सुनती तो संविधान के दायरे में एक जन आंदोलन होना चाहिए, और वो हिंसक ना हो, क्योंकि हम जिन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, वो संविधान कहता है कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा से मेरी असहमति, वो कोई भी करे, चाहे वो पुलिस करे या सरकार करे या कोई आम आदमी करे। मैं हिंसा का न समर्थक हूँ, न कभी भविष्य में हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अगर हम हिंसा के रास्ते पर जाएंगे तो हमें गोली मारना आसान हो जाएगा। ये कह के इस देश में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप किसान आंदोलन देखो तो उन पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए, लाठियाँ भी बजी, आपने खूब देखा, कीलें भी लगाई गई, बड़ी बड़ी कीलें, रास्ते बंद किए गए। जब महिला पहलवान लड़ने आई थी तो क्या क्या कहा गया। और कोई भी आंदोलन आता है तो वो कहाँ से फंडेड है, क्या क्या, कितने सवाल खड़े होते हैं। मेरा काम नहीं है किसी पर सवाल खड़ा करना। जो लड़ रहा है उसको वो भी जिंदाबाद है, जो नहीं लड़ रहा है उसको लड़ना चाहिए। जब लड़ेगा तभी वो जिंदाबाद होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। इसलिए मेरी कुछ मांगे हैं इस मंच के माध्यम से, जो हम लोग बैठे हैं, और अपने दल और अपने संगठन के माध्यम से सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से।
मेरी आवाज़ तो उनको 2 दिन में सुन गई थी, इसलिए उनके मंत्री मुझसे वार्ता करने आए, लेकिन 30 दिन तक बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी गई। आज ऐसे हालात नहीं होते जो भी हैं। और आपने ये भी देखा होगा, मेरी एक चिंता ये भी है इस आंदोलन को शुरू करते हुए, पिछले 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त हिंसा जो है आंदोलन में हो रही है। पुलिस, आरएएफ के जवान टकरा रहे हैं, बच्चे टकरा रहे हैं। मन में पीड़ा हो रही है, ऐसा ना कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कुछ लोगों की जान चली जाए, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदारी उठाई है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि इन 20-21 बच्चों के मौत के सीधे जिम्मेदार वो हैं। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए। साथ साथ शहीद परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो मांग उस मंच की भी थी, वो उनको मिलना ही चाहिए। उसके बाद आज भी हाउस चला, 2 बजे तक एडजर्न हो गया। संसद में पेपर लीक और पुलिस द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया गया है, जो हिंसा की गई है, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए बिना टाइम के, जो हर व्यक्ति अपनी बात को रख सके, क्योंकि हम लोगों को कम समय मिलता है तो हम पूरी बात नहीं रख पाते। वरना तो जो हमने अपनी आंखों से देखा, एक तो होता है दूर से देखना, जो मौके मौजूद था उसको तो पता है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से आंदोलन को उकसा के और लाठीचार्ज किया गया, और किस तरह से असामाजिक तत्वों ने बढ़ के जो है उस आंदोलन को डिस्टर्ब किया, कमज़ोर किया। और लगातार वहाँ इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार आ रहे थे और उनको रोकने की पुलिस ने क्या व्यवस्था की, क्या उनको डिटेन किया, ऐसा भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। उसके साथ साथ किसी भी बच्चे पे, छात्र छात्रा पे कोई कार्रवाई 20 तारीख की घटना पर ना हो, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है, हिंसा से मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मैंने खुद को हिंसा के वाले रास्ते से हमेशा दूर रखा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब इसकी जांच होगी तो पता लगेगा कि हिंसा करने वाले छात्र छात्रा नहीं थे, वो वही लोग थे जो चाहते थे कि आंदोलन कमजोर हो जाए। और अगर किसी भी आंदोलन में कोई उस तरह की गाइडलाइन नहीं है तो कोई भी हिंसा करने वाला व्यक्ति आ सकता है, 1-2 दिन आपकी भाषा बोल सकता है, 2 दिन बाद उनकी भाषा बोल सकता है और आंदोलन को कमजोर कर सकता है। आंदोलन महत्वपूर्ण है, कोई मंच महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो एक पार्टी के वर्कर हैं, एक संगठन के वर्कर हैं, हम इसी की हमारी आइडेंटिटी यही है। हम जुड़े भी इसलिए थे उस मंच से क्योंकि वो आंदोलन विषय आधारित था, शिक्षा आधारित था, ना कि किसी और विषय से। उसके बाद शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई, साथ साथ पुलिस द्वारा छात्राओं के साथ की गई अशोभनीय व अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्ति कौन थे तथा पुलिस के हेलमेट व लाठियां, डंडे उन लोगों को कहां से प्राप्त हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने भी देखा कई वीडियोज हैं, वो पुलिस दाढ़ी रखे हुए लोग, उस तरह कलावा बांधे हुए लोग, उस तरह से मतलब जो आइडेंटिफिकेट हो रहा है, जो पुलिस का काम नहीं, ये रूलिंग में नहीं आता है। एक अलग आइडेंटिटी के लोग उस तरह के, वो कौन थे, उनके पास सरकारी डंडे कहाँ से आए, सरकारी जो है वर्दियाँ कहाँ से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो अवेलेबल है। वैधता अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के हानिकारक गोलों का प्रयोग अपने ही देश के युवा बच्चों पर क्यों किया गया। साथ साथ प्रदर्शन स्थल पर स्थगित वाहन तथा पत्थरों से भरा ट्रक कहां से आया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस कर्मियों के पास किलो वाली लाठियां कहां से आई, वो किलो से किसान आंदोलन याद आ जाता है। वो लाठियां देखी जिनमें कीले लगे हुए थे, जिस बच्चे को लगी होगी या जिस बच्ची को लगी होगी, शायद वो कभी लौट के दिल्ली की तरफ ना आए आपके इस व्यवहार के बाद। तो उसकी जांच हो और उसका उपयोग करने का आदेश किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की वर्दी पर नाम पट्टिका क्यों नहीं थी, इसकी भी जांच हो रही है, उत्तरदायित्व। और भविष्य में कभी भी कोई प्रोटेस्ट हो तो सरकार सुनिश्चित करे कि जो जवान ड्यूटी लगे वो वर्दी में ही हो, जो है संतोष है, विश्वास ना पैदा हो, उसकी नेम पट्टिका हो, जिससे पता लग जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है और किसने जो है अपने ऊपर कोई काबू नहीं रख पाया, उसने बच्चों का हरेसमेंट किया, ये भी सामने आना चाहिए। साथ साथ नीट, यूजी 2026, AIEEE, JEEE मेन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए। सभी सरकारी भर्ती प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क ना लिया जाए,
क्योंकि वो तो बेरोजगार हैं, अभी वो तो आप ही से उम्मीद करते हैं कि आप उनको कोई भत्ता दोगे, लेकिन आप उनसे हर बार पेपर में शुल्क लेते हो। वो टैक्स भी देते हैं, आपको शुल्क भी देते हैं। तो परीक्षा शुल्क बंद हो, महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद में रखा जाए, कोई परीक्षा क्यों ना हो, राज्य कराए या केंद्र कराए, तथा पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद अथवा सीमावर्ती जनपदों को निर्धारित किया जाए, जिससे बेरोजगार युवा पेपर के नाम पे उसका शोषण ना हो कि वो जाए 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर। साथ साथ पेपर लीक व भर्ती संबंधित अनियमितताओं के मामले में सख्त, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर उम्र कैद की सजा दी जाए। सभी विभागों के रिक्त पदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए कि कब पेपर होगा, बच्चों को आइडिया हो, पहले से डेट निर्धारित हो, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब उसका टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ये रोस्टर हमारे यहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोस्टर बने, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी पूरी तरह कर पाए। कई बच्चे काम भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो छोड़ देते हैं। अब ये पेपर लीक होता है तो उनके मन पे क्या बीतती है, फिर दोबारा से काम, घर भी चलाना है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जीडीपी जो कहती है वो अमीरों की बात, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अच्छी नहीं, वरना 80 करोड़ लोग सस्ता राशन नहीं ले रहे होते देश के अंदर। साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन को प्रणाली को समाप्त किया जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर बोर्ड जारी किए बिना परिणाम घोषित किए गए, उनके परिणाम के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर बोर्ड अनिवार्य रूप से किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि पैलेट गन जो थी, वो अगर वो लग जाए किसी को नजदीक से, तो किसी की आंख जा सकती थी। ये क्रिमिनल नहीं थे, ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। आप भारतीय सरकार थे, आप जनरल डायर वोडवायर नहीं थे कि आपने ऐसा आदेश दिया कि पैलेट गन जो है चलानी पड़ी, और वो लगी भी है बच्चों को। इतने निर्दयी होना किसी भी सरकार के लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। पुलिस स्टेट नहीं, जो मैंने बता दिया आपको, भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में जो जवान हो। साथ साथ न्यायपालिका से मेरा आग्रह है, माननीय न्यायपालिका और सरकार से, कि वो युवाओं को कीड़े मकोड़ा समझना बंद करें। ये युवा हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर आप कीड़े मकोड़े समझोगे तो इनके मन में अविश्वास, निराशा पैदा होगी। ये देश किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। और मैं समझता हूं कि देश के लिए कुछ करने का मौका बहुत कम मिलता है, और मैं और मेरे साथी जो हैं, हम युवाओं के लिए, जो 50% ज़्यादा आबादी, कुछ करने के लिए इस बार संघर्ष करेंगे, जो फैसला हम आज ले रहे हैं। क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो मैंने पहले भी कहा कि उन अपने आने वाली पीढ़ियों से और वर्तमान के अपने छोटे भाइयों बहनों से कैसे आंख मिला पाएंगे। इसलिए आंदोलन को मजबूत करेंगे। बस मेरी युवाओं से अपील है, जो कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि वो हिंसा से दूर रहें, किसी के उकसाव में ना आए, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। और आज ही हम कोशिश करेंगे, जो मेरे साथी हैं पार्लियामेंट में, उनसे वार्ता करके हम देश के गृह मंत्री से मिलेंगे। क्या उनको इस इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है? अगर वो हमें नहीं सुनेंगे तो हम वहीं उनके दफ्तर के बाहर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। जब बाबा साहब के स्टैचू पे धरना हो सकता है, तो उनके दफ्तर के बाहर भी हम धरना कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि देश के युवाओं को सवाल है, और यहाँ पुलिस गृह मंत्री जी के पास है, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनकी चुप्पी अविश्वास पैदा कर रही है। जब बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी। और हम लोगों ने तय किया कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आंदोलन इतना मजबूत होना चाहिए, शांतिपूर्ण, संवैधानिक मर्यादाओं में, कि सरकार को पता लगे कि अब इस आंदोलन को लाठी डंडों से दबाया नहीं जा सकता, वार्ता करनी पड़ेगी और बच्चों की मांग माननी पड़ेगी। अगर जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घिराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर लाखों लोग गिरफ्तारी देनी पड़ी तो लाखों लोग गिरफ्तार देंगे, लेकिन युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। वो हमारा भविष्य है। उससे भी काम नहीं चला
तो जैसे आज महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है कुछ संगठनों के द्वारा, अपने युवा भाइयों बहनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देश बंद जैसा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस बात के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं, और अब नहीं तो कभी नहीं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। नेता तो जाते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़ के उनकी बस्तियों में वोट मांगने के लिए, लेकिन आज उनको हमारी जरूरत है। हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर घर में नौजवान हैं। हम अपने संगठन के जरिए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं। दिल्ली में भी हमने 5-5 लोगों के आंदोलन पहले किए हैं और शांतिप्रिय आंदोलन किए हैं। कभी कोई एक पत्ता भी नहीं हटा, कभी किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। गर्मी, भयंकर गर्मी में आंदोलन किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब यह आंदोलन बढ़ेगा, अब यह आंदोलन किसी पर रोके नहीं रुकेगा। और उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे सारे ही पदाधिकारी डिटेन किए हुए हैं पुलिस ने, तहसील से लेकर जिले प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी। और उसके साथ साथ मैंने जब अभी मेरे पास ऑफिस में मैसेज आया, जो लोग बाहर हैं वो 25 तारीख का बैनर बनवाने के लिए गए, तो सारे बैनर बनाने वाले शॉपों ने मना कर दिया कि प्रशासन ने कहा बैनर नहीं बनाना है। आप कहोगे तो मैं अपने फोन से अभी आपको मैसेज दिखा दूंगा, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मना कर दिया कि बैनर नहीं बनाना है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उनका विरोध ना हो। लेकिन सच ये है कि हुकूमत को नहीं पता कि नौजवानों ने बगावत कर दी है। आप मान जाओ या ये नौजवान आपको मना देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। और जिसको नहीं पता वो जान ले, 11:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं प्रोटेस्ट के बीच में था। और अगर हम नहीं होते तो क्या होता? हम प्रथम रंते भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले है। हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वरना उस भीड़ में कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है। कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ जो मौके मौजूद थे, हमें भी लाठियां लगी, हमारे साथियों को भी लाठियां लगी, लेकिन वो लाठियां 1000 बार स्वीकार हैं बच्चों के साथ इस अन्याय को रोकने के लिए, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए। जो रोड है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड वही है ना, मेन जो है, उसका वीडियो जो आप देखना, कम से कम 1 लाख युवा थे वहां जो हम पे विश्वास करके बैठे थे, जिनसे हमने अपील की थी कि आप उठना मत, क्योंकि मुझे ये भी पता था वो उठ के आगे जाएंगे। और आगे भी पूरा पैक है, बैरिकेडिंग हुआ, और उसके अगली तरफ गोलियां उनका इंतजार कर रही है उनकी जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि उनको आंदोलन का अनुभव नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रोक के रखा कि आप आगे मत जाना, यहीं बैठ जाओ, सरकार आपको सुनेंगी अगर आप इसको शांतिपूर्वक रखोगे। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि हम इस आंदोलन में इसलिए हमने सहयोग किया इस मुद्दे का, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहले से है। मैं तो चाहता हूं कि आरटीई में जो है, जो प्रावधान किए गए उससे आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसको मजबूत करते, कक्षा 1 से और पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त हो, जिससे अमीरों के बच्चे तो पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़ें। और यूपी में तो हमने कहा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई मुफ्त करेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। एक ICSE CBSE बोर्ड में और एक प्राइमरी स्कूल में जहां टीचर्स भी नहीं है सारे विषय के, कैसे मुकाबला होगा, इस बात को भी हमें समझना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कहूँ, कोई आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।